नमस्कार, मैं मोनिका ब्राड। आनंद कला मंच भिवानी में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है जोजू कला गांव से मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट और श्री बलबीर सिंह लखेरा। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो मेजर साहब, आप बताइए अपने गांव और अपने बचपन के बारे में। देखिए, मेरा गांव जो है 40 गांव सांगवान के हैं, उनमें एक बहुत ही मशहूर गांव है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म ऐसे गांव में हुआ। मेरा बचपन कैसे गुजरा, तो बचपन मेरा बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। वैसे बचपन तो सबका ही संघर्षशील होता है, लेकिन मेरा पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा ही संघर्षशील रहा है। वैसे मैंने अपने बचपन को बहुत आनंदमय अवसर से गुजारा है और मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। तो मेजर साहब, हमने सुना है कि आप दोनों बचपन के मित्र हैं, तो आप बताइए अपने बचपन की कुछ यादें। सुना ही नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि हम दोनों जो है ना बहुत ही गहरे मित्र रहे हैं। साथ में जो है ना गुल्ली डंडा खेलते थे। हाँ। और कंचा भी खेलते थे। क्यों बलबीर जी, ठीक है ना? हाँ, खेलते थे। और अब वो भी दिन क्या दिन थे। हाँ। और अब क्या दिन आ गए हैं, लोगों को जो है ना टाइम ही नहीं है। हाँ। और हम तो जो है ना घंटों गुजार देते थे साथ में। और आप पुस्तक लिखा करते थे रागनियों की, हैं, तो मेरे से सलाह लिया करते थे। सही कहा आपने। हम आपस में सलाह करते और गाना तैयार करते थे, उसके धुन बनाया करते थे। सही कहा आपने। हाँ। और आपको याद होगा हाँ। कि अपने टाइम में जो है ना, ये आजकल की तरह टेलीविज़न वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ। ज़्यादातर हम जो है ना अपना टाइम जो है गुजारते थे। हाँ। तो सांगी आते थे। हाँ। सांग देखने के लिए जाते थे। जाया करते थे। ठीक है। बजनी आया करते, बजनी आया करते देखने थे। जाया करते। तो आर्य समाज ही होता था, आपको भी याद होगा। हाँ। और बहुत बढ़िया प्रचार किया करते थे। हाँ। और उसी टाइम से चला था। किसी ने एक आर्य समाजी आया था, उसने गाना गाया था, तब तक हो ना देश सुधार जब तक लड़की नहीं पढ़ावे। याद आया? हाँ। हाँ। तो बलबीर सिंह जी, आप अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में कुछ बताइए। हम 1952 के अंदर पहली क्लास के अंदर दाखिल हुए थे जी। और 1962 में हमने 10वीं पास की। गरीबी के अंदर इतना माहौल था गरीबी का कि हमारे माँ बाप जो थे वो अनाज बेच करके हमारी फीस दिया करते थे। सही बात है। हाँ। और जब मैंने 10वीं पास कर ली तो नौकरियां वगैरह थी नहीं। एक जेबीटी की वैकेंसी निकली तो मैंने उसमें फार्म भर दिया। ठीक बात है। तो जेबीटी में मेरा नारनौल के अंदर सिलेक्शन हो गया जी। वहाँ पर मैंने 2 साल जेबीटी की। और मेरे साथी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। हम हॉस्टल के अंदर रहा करते थे, हैं। तो कुरावटा से ख्याली राम मास्टर जी जो थे वो मेरे साथी थे। मेरे पास कमरे में रहा करते जी, थे। जी, हम जी, जी। एक ही कमरे में। जी। तो वो हमने मैच मैनेजर बना दिया। बहुत ईमानदार आदमी था। और उसने जो है हमारे जो मैच की डाइट आया करती थी सबसे कम ले आया वो। जी जी। तो उसके बाद में हम मास्टर कोर्स करने के बाद में लग गए। तो पढ़ाई के अंदर भी हम अच्छे थे और पढ़ाने में भी हमने जो बच्चे पढ़ाए वो बड़े बड़े अफसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। और वो हमें कभी मिलते हैं तो सलाम करते हैं। जी। और अब रिटायर होने के बाद भी मैंने जो है जेबीटी वालों को पढ़ाया 3 साल तक ना नारजे कॉलेज के अंदर। मैथ के अंदर हम इंटेलिजेंट थे। मेजर साहब और मैं जो थे मैथ्स के अंदर जो थे हम सवालों को छोड़ते नहीं थे। हैं, जब भी हमें नहीं आता था एक दूसरे के पास जाकर के समझते थे। तो मेजर साहब, आप कैसे मेजर के पद पर पहुंचे? देखिए, बड़ी रोचक बात है। 1962 में जैसे कि इन्होंने बताया, हमने दोनों ने मैट्रिक पास की थी। उसके बाद में ये जो है वो ट्रेनिंग के लिए चले गए और मैं चला गया सोनीपत कॉलेज में। हाँ।
कुछ दिन वहाँ पे रहा। जनवरी में मैं छुट्टी आया हुआ था और ये भी जो है ना छुट्टी आए हुए थे। मुलाकात हो गई हमारी। इन्होंने कहा कि नारनौल के अंदर भर्ती हैं। हाँ, नारनौल में जो है ना भर्ती है और चलो भर्ती हो जाते हैं। मैंने कहा आप जो है ना JBT की ट्रेनिंग कर रही हैं और मैं जो है कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो हमारा भर्ती होने का कोई तुक तो बनता नहीं है। बोला नहीं नहीं चलो भर्ती हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें निकली हैं। हम चले गए दोनों नारनौल गए। तो इन्होंने जो है ना अपने हाथ से और पराठे बनाए, हमने जो है ना पराठे खाए। उसके बाद जो है ना जा कर के खड़े हो गए भर्ती के लिए। किस्मत की बात है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने जा कर के फौज में ट्रेनिंग करी। यू कैन से के तकरीबन 20 साल मैंने वैसे नौकरी करी। 20 साल के बाद में मुझे कमीशन मिल गया एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे, और वहाँ से जो है ना मेरी प्रोग्रेस हो गई। फिर मैं कैप्टन बना। कैप्टन के बाद में जो है ना मेजर बना। मेजर से जो है मैं रिटायर हो गया। 2001 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद अब मैं हिसार कोर्ट में बैठता हूँ एज ए ऑथ कमिश्नर। ये मेरी जीवन की यात्रा है और ये यात्रा तो चलती ही रहेगी। जी बहुत खूब। तो बलबीर सिंह जी, आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे कैसे आगे बढ़े और इस पद तक आए? मैं सन 1964 के अंदर शुरू में पहले असावरी स्कूल के अंदर टीचर लगा। वहाँ सबसे पहले मैंने ही स्कूल खोला था, मैंने ही चलाया था पहला स्कूल। तो वहाँ पर 25-30 बच्चे थे और एक अध्यापक था। मैंने वहाँ पर 4 साल नौकरी की। उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बंसीलाल ने हमें 20-20 मील दूर भेज दिए। तो मैं नारनौल की तरफ सैदपुर चला गया। वहाँ से 1 महीना रहने के बाद में मेरा ट्रांसफ़र म्यूचुअल करवा लिया मैंने कितलाना हाई स्कूल में। कितलाना हाई स्कूल में मैंने 8वीं तक मैथ्स पढ़ाया, 6ठी 7वीं 8वीं को। और जब 9वीं 10वीं का कोई मैथ्स मास्टर नहीं आया करता तो उनको भी मैं घंटी ले लिया करता था। तो मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो हाँ, उसके बाद में फिर मैं 5 साल रहा वहाँ हाई स्कूल में कितलाना। उसके बाद में बदली हो गई गुडाना मिडिल स्कूल गुडाना में। गुडाना में मैं 3 साल तक मैथ्स पढ़ाया मैंने वहाँ। और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया बादल स्कूल के अंदर। मैं वहाँ 11 साल रहा। मैंने वहाँ पर 6 कमरे स्कूल के बनवाए, गांव में से चंदा इकट्ठा करके, और 6 कमरे बनवाए। कौन से गांव में सर? बादल में। बादल, हाँ जी, झोझू कलां के पास है बादल। हाँ। उसके बाद मैं मेरा हाई स्कूल झोझू कलां गर्ल्स स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पर मैं 3 साल रहा। वहाँ भी मैंने लड़कियों को काफ़ी पढ़ाया, मैथ्स ही पढ़ाया। और उसके बाद में फिर मेरा प्रमोशन हो गया हेड टीचर का। वहाँ से फिर मैं वापस गुडाना आ गया। गुडाना 6 महीना रहने के बाद में फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ मैडा हो गया। मैडा स्कूल के अंदर 1 साल रहा। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ वापस असावरी हो गया। असावरी 2 साल रहा। उसके बाद में मैं फिर कलाड़ी आ गया। 11 साल कलाड़ी रहा। वहाँ भी मैंने 5-6 कमरे बनवाए स्कूल के, और 2004 में वहाँ से रिटायर हो गया। उसके बाद रिटायर होने के बाद में मैंने 3 साल तक NRJ कॉलेज झोझू कलां के अंदर JBT को मैथ्स पढ़ाया 3 साल तक। उसके बाद में मैंने एक प्ले स्कूल खोल लिया। वहाँ से छोड़ने के बाद 5 साल तक एक प्ले स्कूल चलाया। उसमें 250 बच्चे हो गए थे। तो उसके बाद में फिर वो प्ले स्कूल भी मैंने छोड़ दिया, और बस अब मैं रिटायर होने के बाद मैं अपना धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ और धार्मिक चर्चा में हिस्सा लेता हूँ, सत्संग वगैरह में जाता हूँ, और अपना टाइम जो है ना वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत हो जाता है।
बहुत अच्छी बात बलबीर जी, आप पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं, इतनी रुचि रखते हैं। तो आप बताइए, आपने अपने दोस्त मेजर शमशेर सिंह की कोई किताबें पढ़ी हैं? मेजर साहब की लिखी हुई 2 पुस्तकें पढ़ी मैंने, नेक इंसान और नेक कमाई। बहुत ही सुंदर पुस्तकें थी और धार्मिक उदाहरण दे दे करके बहुत समझाया गया था। इससे जो है जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग पर असर पड़ता है कि भाई जो है मैं नेक इंसान बनूं। तो मेजर साहब, आप बताइए अपनी दोनों पुस्तकों के बारे में। आपके दोस्त ने इतनी तारीफ की है तो इन पर कुछ प्रकाश आप भी डाल दीजिए। वास्तव में जब मैं अकेला बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि ये जीवन क्या है। ये जीवन की लीला तो एक दिन समाप्त ही होनी है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद रखें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा ध्यान अध्यात्मवाद की तरफ गया। तो सबसे पहले मैंने पुस्तक लिखी नेक इंसान। इंसान इस धरा पर आता है, आकर के अपना कर्म करता है और कर्म खत्म करने के बाद में अपने प्रभु के पास चला जाता है। इसी तरह से हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि जाने के बाद में हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले पुस्तक लिखी नेक इंसान। नेक इंसान का मतलब यही है कि अगर इंसान धरा पे आया है तो उसको कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए जो कि दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें और उनका उसके जीवन से कुछ लाभ हो। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने नेक इंसान लिखी। ये पुस्तक जो है ना काफ़ी लोगों ने सराहा है। उनमें से मेरे एक मित्र बलबीर सिंह जी भी हैं जो आज मेरे साथ हैं। तो ऐसे ही जो है ना कई लोगों से मुझे प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में मैंने दूसरी पुस्तक लिखी नेक कमाई। तो उसमें भी मैंने ज़्यादातर इसी चीज़ पे जोर दिया है कि इंसान को इस संसार में आकर के कमाई तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन नेक कमाई होनी चाहिए। ठगाबिदी नहीं करनी चाहिए। तो नेक कमाई में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि इंसान को कमाई तो करनी चाहिए, लेकिन अपने ढंग से और अपने विचार से उसमें ठगा बग्गी नहीं होनी चाहिए। यही जो है ना ध्येय करके और मैंने ये किताब लिखी नेक कमाई। बहुत बढ़िया मेजर साहब। जैसा कि हमें पता है परिवार की सफलता भी एक नेक कमाई है व्यक्ति के लिए। तो आप बताइए अपने परिवार के बारे में। बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। वास्तव में जो परिवार है वो ही एक इंसान की नेक कमाई समझो या सफल कमाई यही है। जब आदमी अपने जीवन यात्रा करके यहाँ से चला जाता है तो पीछे जो लोग हैं वो यही वार्तालाप करते हैं कि भाई बहुत नेक इंसान था। उसने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम दी और उन्होंने जो है ना अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और उनको अच्छी शिक्षा दी। आज उसके बच्चे जो है ना अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से ठीक जगह पे सेटल हो गए और वो अपना काम बड़े ठीक ठाक ढंग से देख रहे हैं। बहुत खूब मेजर साहब। तो आप बताइए अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। जी, मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। पुत्रियों की दोनों की शादी कर दी, दोनों पुत्रों की शादी कर दी और चारों बच्चे जो है ना अपने अपनी जगह पे बहुत खुशहाल हैं। सबसे बड़ा बेटा तो चीन में है, उसकी शादी भी जो है ना चाइनीज़ लड़की से हुई है और छोटा बेटा है वो फ़िलहाल चंडीगढ़ के पास में जीरकपुर में अपना बिजनेस कर रहा है और उसकी शादी जो है ना पानीपत से लड़की है उसके साथ हुई है। पूरा परिवार जो है ना अपने अपने हिसाब के से बिल्कुल ठीक ठाक। तो बलबीर सिंह जी, अब आप बताइए अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का जो है वो B.Tech M.Tech करने के बाद वो मारुति सुजुकी के अंडर असिस्टेंट मैनेजर है गुजरात में।
और छोटा लड़का जो है वो मर्चेंट नेवी के अंदर पानी की जहाज चलाता है। दोनों ही लड़के सेट हैं, ईमानदारी की कमाई करते हैं। ठीक है। और दोनों की घरवाली जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। वो अपने घर के अंदर बच्चों को संभालती हैं और घर पर रहती हैं। तो मैंने उनको कोई नौकरी नहीं करवाई। उनके बच्चे जो हैं वो बड़े वाले का लड़का है +2 के अंदर है, और छोटे वाले की एक लड़की है वो +1 में है, लड़का मैट्रिक में है। दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। 95% नंबर आते हैं उनके। बिल्कुल बढ़िया। बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और लड़कियां जो हैं वो दोनों बहुत ही सुखी हैं। बड़ी लड़की जो थी वो बटेऊ जो था एयरफोर्स के अंदर था, वो सार्जेंट से रिटायर होकर के बैंक के अंदर लग गया। बैंक में है रेवाड़ी। और दूसरी लड़की जो है वो भी मतलब बटेऊ जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर मुरादनगर है। उसके दोनों के दो लड़के हैं, वो भी सर्विस पर हैं। बीटेक करके एक तो बेंगलोर के अंदर है और एक जो है फरीदाबाद के अंदर है। तो सारे मेरे तो बच्चे जो हैं वो सेटल हैं, बहुत ही बढ़िया। तो कितने संयोग की बात है कि आप दोनों मित्रों के 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। और एक और संयोग की बात है कि आप दोनों अब रिटायरमेंट के बाद कहीं अपने गांव को छोड़ के बाहर रहने लगे। तो इसका भी रीजन हमें बताइए। पहले मेजर साहब आप बताइए। बड़ी अजीब बात है। हुआ यूँ कि मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो हिसार थी, और उस टाइम में मेरे बच्चे कोई 7वीं क्लास में, कोई 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। मेरा विचार था कि मैं यहाँ से शिफ्ट करके भिवानी में मेरा एक 300 गज का प्लॉट था, वहाँ पे मकान बना करके रहूँगा। लेकिन बच्चों ने बोला कि पापा भिवानी में और झोझू कला में तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर झोझू कला ही चलते हैं। अभी झोझू कला में मेरे पास में उस टाइम में कोई प्लॉट वगैरह नहीं था, तो परफोर्स मैंने हिसार में बना बनाया मकान ले लिया कि ये बच्चे जब तक पढ़ेंगे तब तक जो है ना मैं यहाँ रहूँगा, और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो भिवानी शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन बाद में आपको पता है कि जीवन ऐसा ही है, उसमें एक जिम्मेवारी समाप्त होती है तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। बच्चे बड़े हो गए, बड़ी क्लास में चले गए, खर्चा बढ़ गया, मकान बनाने का जो हिसाब था वो पीछे चला गया, और बच्चों की पढ़ाई पर जो है ना जोर दिया। जब बच्चे पढ़ लिख गए तब उनकी शादी का विचार हुआ, तो जो है ना मकान बनाने का विचार था वो पीछे ही जाता रहा। तो इसलिए जो है ना मैं हिसार में ही सेटल होकर के रह गया। जी, तो बलबीर सिंह जी अब आप बताइए। मेरे जो है वो गांव छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन बच्चे जो थे वो कहने लगे कि हम बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहेंगे, तो आप हमारे साथ रहो। तो इस वजह से मैंने भी गांव छोड़ना पड़ा, उनके पास रहना पड़ा, क्योंकि लड़का जो है वो विदेश में चला जाता है तो वो बच्चे जो हैं वो अकेले रह जाएं, तो फिर उनके पास भी रहना ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे भी गांव छोड़ना पड़ा। सारांश ये है कि आजकल जो है माता पिता अपने लिए कम और बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो आखिर में मेरा आप दोनों से एक सवाल कि आप लोगों को कभी अपने गांव की याद नहीं आती? गांव की याद तो आती है, जहाँ पे बचपन बीता है, साथ में जो है ना गुल्ली डंडा खेले हैं, और साथ में जो है ना आज तक की तरह जो है ना जब धूप निकलती थी तो छोटी छोटी लुगड़ी लेकर के धूप में बैठते थे। याद तो आती है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अभी बाहर आ गए हैं तो गांव का आना जाना कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ना बार त्योहार या शादी ब्याह में गांव में ज़रूर जाते हैं। तो बलबीर सिंह जी आप बताइए। मैं तो हर महीने एक बार ज़रूर गांव के अंदर चक्कर लगाया करता हूँ, अपने साथियों से मिलजुल के आता हूँ, और भाई अपना टाइम तो पास दादरी करना पड़ता है। बाकी बचपन की याद तो रहती ही है। गांव मातृभूमि है, उसको कोई भूलता नहीं। सब सही है, सही है। बहुत खूब, आप दोनों से आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आनंद कला मंच के माध्यम से अपने दर्शकों को यही संदेश देना
चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो एक ही सूत्र है, मेहनत। मेहनत करो, और जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, नेक कमाई। अपने विचार नेक रखो और मेहनत करो। मेहनत के ज़रिए जो है ना आप आगे बढ़ सकते हैं, और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तब लोग कहेंगे कि देखो कितनी मेहनत करी और मेहनत के ज़रिए ये आगे बढ़ गया। क्यों बलबीर जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं, ये आपने जो है बहुत बढ़िया कहा। तो आज आप आनंद कला मंच में यहाँ भिवानी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। तो दर्शकों, ये थे जोजू कला गांव से दो महानुभाव। आशा करते हैं कि आपको हमारी इनके साथ बातचीत अच्छी लगी होगी। अगर दोबारा मौका मिला तो हम आपसे इनकी दोबारा बातचीत करवाएंगे। नमस्कार।